हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर सक्षम अकादमी के इस ऑनलाइन सेशन में। और आज का जो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन रहने वाला है सेट नंबर 815 की हम कंप्यूटर और रीजनिंग का पोर्शन सॉल्व करेंगे। पहला सवाल हमसे पूछा गया था, जब माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना कहाँ पर जाती है। आपने देखा होगा किसी ऑब्जेक्ट पे आप जब माउस को 2 बार क्लिक कर देते हैं तो हमसे पूछ रहा है सूचना कहाँ पर जाती है, तो आप बताएंगे सीपीयू। सीपीयू में हमारी 2 बार क्लिक करने पर सूचना चले जाती है। सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क। आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क आप किसे कहेंगे, तो आप बताएंगे सीपीयू। बात करें सीपीयू की फुल फॉर्म की, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारी यहाँ पर सीपीयू की फुल फॉर्म आ जाती है। अब आपको सवाल में पूछा गया था 2 बार क्लिक करके सूचना कहाँ पर जाती है, आपने बताया सीपीयू में। यदि आपसे बोला जाए कि 1 बार क्लिक करना क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे ऑब्जेक्ट जो हमारी फाइल होती है उसे हाईलाइट करना या फिर सिलेक्ट करना, हमारा एक क्लिक में हमें वहाँ तक पहुँचा देता है। ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है रैम, तो रैम हमारी यहाँ पर वॉलेटाइल मेमोरी हमारी यहाँ पर रैम आ जाती है। आपसे एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो आप बताएंगे रैम वॉलेटाइल मेमोरी हो जाती है। इसकी फुल फॉर्म यदि आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे पास यहाँ पर रैम की फुल फॉर्म आ जाती है। रैम किस स्टोरेज में आता है, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो आप बताएंगे रैम हमारा प्राइमरी स्टोरेज में आ जाता है। रैम रोम ये जो भी होते हैं ये हमारे सब प्राइमरी स्टोरेज में आ जाते हैं। वहीं ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव हो जाती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि यदि आप कंप्यूटर में किसी फाइल को सेव करते हैं और कंप्यूटर को बंद करते हैं तो उसके बाद भी वो फाइल हमारी हार्ड ड्राइव में उपस्थित रहती है, इसीलिए इसे सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं। 87 था हमारे पास, फाइल की सीधी एक्सेस को क्या कहा जाता है। हमसे पूछ रहा है फाइल की सीधी एक्सेस को क्या कहा जाता है, तो आपको सीधे सीधे बताना है रैंडम एक्सेस। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 88 था हमारे पास, कंप्यूटर का बेसिक इनपुट सिस्टम किसका हिस्सा है। पहले तो इस सवाल में आपको BIOS की यहाँ पर फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आप बताएंगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब हमसे पूछ रहा है कंप्यूटर का BIOS किसका हिस्सा है। 4 ऑप्शन थे आपके पास, तो आप बताएंगे रोम। रोम की हमारे पास फुल फॉर्म क्या आ जाती है, आप बताएंगे रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी हमारी यहाँ पर रोम की फुल फॉर्म आ जाती है। यदि रोम के बारे में हम बात करें वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल, तो आप बताएंगे रोम जो है नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल कौन सी होगी, आपकी रैम। ऑप्शन बी में आपको यहाँ पर सीपीयू दिख रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। वहीं ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर का बैकबोन। बैकबोन मतलब जिसमें बाहरी उपकरण जुड़े हुए होते हैं हमारे सारे मदरबोर्ड में, तो इसीलिए इसे कंप्यूटर का बैकबोन कहा जाता है। 89 हमारे पास, हमें बोला गया है इनमें से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों कार्य कर सकता है। हमारे पास 4 ऑप्शन थे, संचार उपकरण, ट्रैक बॉल, GPS और माइक्रोफोन। तो जो दोनों कार्य कर सकते हैं वो होते हैं हमारे संचार उपग्रह। इस प्रकार आपको यहाँ पर ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। जो संचार उपग्रह होता है आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, वो इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं। ट्रैक बॉल की यदि बात करी जाए तो ट्रैक बॉल हमारे पास यहाँ पर इनपुट आ जाता है। वहीं ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है GPS, तो GPS हमारे पास यहाँ पर आउटपुट में आ जाता है। और माइक्रोफोन की यदि आप बात करेंगे तो आपको ये इनपुट में मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। जो संचार उपकरण होते हैं वो हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 था हमारे पास, कंप्यूटर के रिसाइकल बिन में रखे बिना किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। आपको पूछ रहा है रिसाइकल बिन जो होता है हमारा, जब हम किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं और यदि हमें पुनः फाइल चाहिए तो आप रिसाइकल बिन में जाके उस फाइल को ले सकते हैं। परंतु यहाँ पर हमें कह रहा है बिना रिसाइकल बिन में रखे उसे हटाने के लिए आप कौन सी की यूज़ करेंगे, तो आपको ध्यान देना है ऑप्शन बी। जब आप शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे तो वो हमारा बिना रिसाइकल बिन में रखे फाइल डिलीट हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अब आपसे एग्ज़ाम में इन की से रिलेटेड एक चीज़ पूछी जाती है कि मॉडिफायर की किसे कहते हैं, तो जो कंट्रोल शिफ्ट ये सब होती हैं ये हमारी मॉडिफायर कीज़ में आ जाती है।
अगला सवाल था हमारे पास, किसी सांकेतिक भाषा में मोबिलिटी को इस प्रकार लिखा जाता है तो एग्जामिनेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। कूट वाला सवाल है। आपको करना क्या था, जो हमारे ए से जेड तक होते हैं अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट, ए से जेड तक, यानी कि एक संख्या से और 26 नंबर तक, इस प्रकार हम इन्हें क्रमांक दे देंगे। अब जैसे आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो सिंगल कोड है, जैसे एक का सिंगल डिजिट है यहाँ पर, तो वो सिंपल उतर जाएगी। बी की कोड हमें पता है 2 होता है, तो वो हमारा सिंपल उतर जाएगा 2। परंतु यहीं पर बात करें डबल डिजिट वाले, जैसे एम का कोड होता है हमारे पास 13, आपको यहाँ पर यही ध्यान देना है, एम का कोड होता है हमारे पास 13, तो इन दोनों नंबरों को ऐड कर देना है। जो भी 2 डिजिट वाले नंबर होंगे वो हमारे ऐड हो जाएंगे। ये 13 को 3 और 1 4 आप लिख देंगे, यानी कि एम का कोड हो जाएगा 4। ऐसे ही बी का कोड हो रहा है 2। तो इस प्रकार जो भी सिंगल डिजिट होगी वो सीधे सीधे उतर जाएगी, और जहाँ पर डबल डिजिट वाले अंक होंगे वो दोनों अंक आपस में जुड़ के उस शब्द का कोड बना देंगे। जैसे एम का कोड यहाँ पर आपने देखा 13 होता है, परंतु डबल डिजिट है तो इसे 1 और 3 को आप जोड़ के 4 लिखेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है, तो एग्जामिनेशन में भी प्रत्येक शब्दों में ऐसे ही करना था। जैसे ई का कोड होता है 5, 5 क्या है सिंगल डिजिट, तो 5 तो सीधे सीधे उतर जाएगी। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर आगे जहाँ पे भी डबल डिजिट होगी वो आपको जोड़ देनी है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 92 है आपके पास। अक्षरों आर बी ए ई में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग कर कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। हमें कह रहे हैं 4 वर्डों से कितने सार्थक अंग्रेजी के शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आप बताएंगे 2, BEAR और BARE। तो इस प्रकार आपके ये 2 शब्द आप इन अक्षरों के प्रयोग से बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 93 आपको पता है, एक फार्म में जितने पुरुष हैं उतने ही बैल हैं, जितने पुरुष हैं उनके दुगनी मुर्गियां हैं, और जितने बैल हैं उससे 3 गुना गाय हैं। फार्म में कुल सिरों की संख्या 14 है, तो गाय के पैरों की कुल संख्या कितनी होगी। सवाल दिखने में बड़ा लग रहा है पर बेसिक सा सवाल है। आपको सबसे पहले इसमें देखना यह है कि आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो आप बताएंगे पुरुष, बैल, मुर्गियाँ और गाय। यहाँ पर तो 4 चीज़ें आपको दी हुई हैं। आप लिखेंगे पुरुष, बैल, ये मुर्गियाँ और गाय। अब यहाँ पर जो हम नोट करेंगे वो इनकी संख्याएं होंगी, यानी कि कितने हैं। आपको कह रहा है फर्म में जितने पुरुष हैं उतने ही बैल हैं। आपने माना x पुरुष हैं, तो आपके बैल कितने हो जाएंगे, वो भी सेम हो जाएंगे x। अब आपको कह रहा है जितने पुरुष हैं उसके दुगनी मुर्गियां हैं। पुरुष कितने हैं x, तो मुर्गियां कितनी हो जाएंगी हमारी 2x। फिर आपको कह रहा है जितने बैल हैं उससे 3 गुना गाय हैं। बैल कितने हैं आपके x, तो गाय कितनी हो जाएंगी 3 गुना। x, 2x और 3x, ये तो आपके पास इनकी संख्याएं आ गई। अब आपको कह रहा है कुल सिरों की संख्या 14 है। अब जब x पुरुष हैं और प्रत्येक का एक एक सिर है, तो टोटल सिर कितने हो गए उनके, x हो गए। फिर x बैल है, प्रत्येक बैल का एक एक सिर होगा, तो x उनके सिरों की टोटल संख्या हो गई। फिर मुर्गियां हैं हमारी 2x, तो उनके भी मुर्गी का एक सर, तो 2x का 2x सर हो जाएंगे। गाय की हम बात करें 3x है, तो गाय भी सीधे सीधे आपका इसी प्रकार 3x आ जाएगा। और ये हमें दिया गया है सिरों की संख्या 14। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 और ये 2 7, 7x बराबर 14, x बराबर आ जाएगा आपका 2। x बराबर आपने यहाँ पर 2 निकाल दिया। अब उसके बाद यानी कि आप सीधे सीधे अब पुरुषों की संख्या भी बता देंगे। पुरुष कितने हो जाएंगे हमारे, x बराबर हमने 2 निकाला। बैल कितने हो जाएंगे, वो भी 2 हो जाएंगे। मुर्गियाँ कितनी हो जाएंगी हमारी 4, और गाय कितनी हो जाएंगी हमारी 6। तो ये आपके पास इनकी संख्या आ गई कि ये जानवर कितने कितने हैं। अब सवाल में हमसे लास्ट में पूछा हुआ था गायों के कुल पैरों की संख्या। आपसे किसी के भी पैरों की यहाँ पर संख्या पूछी होती तो आप उसे डायरेक्ट बता देते। यदि आपसे पुरुष के पूछी होती तो 2 पुरुष हैं तो उनके टोटल पैर कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2, एक पुरुष के 2 पैर। अब आपसे गायों की संख्या पूछी थी तो आपको यहाँ पर दिख रहा है गायों की संख्या है हमारी 6। अब एक गाय के 4 पैर, तो 6 गाय के कितने हो जाएंगे हमारी, 6 गुणा 4, 24 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 94 था हमारे पास, निम्न में से किस आकृति का दर्पण तथा जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान होगा। हमें कह रहा है दर्पण और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान होगा। अब आपको दिख रहा है ये आकृति
ऊपर 3 कोने हैं इसके, नीचे पे ये अलग है, इसका भी सेम नहीं होगा जल प्रतिबिंब। वहीं आपको दिख रहा है ये एरो ऐसा है परंतु यहाँ पर एरो नहीं है। वहीं आपको यहाँ पर भी ये ट्रायंगल दिख रहा है ऐसा, तो नीचे पे ट्रायंगल इस प्रकार बनेगा। अब आपको यहाँ पर समझना है ये जो आकृति होगी ये हमें हर तरफ से सेम दिख रही है, इसके यहाँ पर भी सेम है और ये कोने भी यहाँ पर नीचे भी सब सेम है। तो ये आकृति जो हमारी होगी वो मूल आकृति के समान हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। 95 है हमारे पास, निम्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तार्किक रूप से उपयुक्त विकल्प बताइए। आपको यहाँ पर बताना था कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो पहला नंबर है 5, उसमें जब आप 2 की गुणा कर रहे हैं तो वो हो रहा है हमारा 10, और इस 10 में से आपको सेकंड नंबर घटाना है, आपके पास थर्ड नंबर आ जाएगा। वैसे ही 20 में आप 2 की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 40। 40 में से जब आप 30 को घटाएंगे तो 10 आपके पास आ जाएगा। वैसे ही 95 में आपको 2 की गुणा करनी थी, ये आपके पास 190 आ जाएगा। और जब ये 190 आ जाएगा तो उसमें से आपको सेकंड नंबर घटाना था, आपका थर्ड नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये 190 में से 145 को आप घटाएंगे तो 45 इस सवाल का आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 96 है, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है। अंशुला की शादी विवेक के इकलौते बेटे से हुई है। विश्वास अंशुला का बेटा है, वैभवी कृतिकी की बेटी है। राज और विवेक भाई है, राज का वैभवी से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन वाला सवाल है, जैसे जैसे आपको कह रहा है आप नोट करेंगे। विश्वास के पिता का इकलौता बेटा, तो यहाँ पर कोई विश्वास है, यहाँ पर उसके कोई पिता हैं और उनका इकलौता बेटा स्वयं विश्वास हो जाएगा। कृतिका का पति है, ये आपको सवाल में दिया गया है। विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है, तो ये विश्वास के पिता का इकलौता बेटा स्वयं विश्वास हो जाएगा, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। अब आपको इस लाइन का इन दोनों से कोई संबंध अभी नहीं दिख रहा है, आप नोट नहीं करेंगे। फिर आपको कह रहा है विश्वास अंशुला का बेटा है। अब आप बताएंगे विश्वास जो है यहाँ पर, क्योंकि ये तो हमने विश्वास के पिता माने थे यहाँ पर, तो आप, और विश्वास जो है अंशुला का बेटा है, तो अंशुला यहाँ पर आ जाएगी। विश्वास अंशुला का बेटा है, वैभवी जो है कृतिका की बेटी है, तो यहाँ पर आप वैभवी लिख देंगे, यानी कि वैभवी इन दोनों की बेटी यहाँ पर हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ये सेकंड लाइन जो हमने छोड़ी थी उसको देखना है। अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। अंशुला की शादी यहाँ पर कोई है, वो विवेक का इकलौता भाई है, तो ये विवेक आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर कह रहा है राज और विवेक भाई है। अब विवेक के इकलौते भाई से जब विवेक स्वयं एक हो गया तो दूसरा भाई का नाम हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर राज, यानी कि विवेक और राज भाई हो जाएंगे। अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई, यानी कि ये राज से हो रखी है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर डायग्राम बन जाएगा। अब आपको कह रहा है राज का वैभवी से क्या संबंध हो जाएगा। वैभवी के पिता यहाँ पर राज हैं, तो आप बताएंगे राज क्या होंगे वैभवी के दादाजी। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 97 था हमारे पास, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 33 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर विशेष तौर पे ये ध्यान देना है 3 क्रमागत संख्याएं आप लेंगे कौन से। माना आपने सबसे छोटी संख्या एक क्रमागत जो इन तीनों में से वो है x, तो अगली क्रमागत हो जाएगी हमारी x+1 और फिर उसके बाद हो जाएगी हमारी x+2। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है। वहीं यहीं पर पूछा होता 3 क्रमागत सम संख्याएं, आपसे एग्जाम में कभी पूछी जाए 3 क्रमागत सम संख्याएं, तो आप बताएंगे x+2 और फिर x+4, ये आपकी क्रमागत सम संख्याएं आएंगी या फिर विषम संख्याएं आ जाएंगी। आपको यहाँ पर यही ध्यान देना है। आपसे सिंपल संख्या बोला था तो आप बताएंगे x+1 x+2। अब इनका योग हमें कह रहा है 33 है, तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो x और x ये हो जाएंगे आपके पास 3x, 1 और 2 हो जाएंगे आपके पास 3, ये हो जाएगा 33। इन दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे आप, इस प्रकार ये आपका ऐसे हो जाएगा x+1। अब ये 3 इंटू में इस ब्रैकेट के साथ बराबर के उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा 11, x+1 बराबर 11। अब ये प्लस का 1 है, बराबर के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 11 में से जब आप 1 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा।
अब 10 तो आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू आई। आपसे पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। हमने 3 संख्याएं कौन सी ली थी, x, x+1 और x+2। तो आपको दिख रहा है सबसे बड़ी संख्या ये है। तो आप बताएंगे x का मान रख के 10 और 2 12, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 12। तो इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 98 हमारे पास वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 75, 80 व 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब आपको यहाँ पर कह रहा है 3 शेष बचे, ये आपको अभी नहीं देखना है। आपको सबसे पहले पहली लाइन सॉल्व करनी है, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। और इस प्रकार आपको ये 3 डिजिट दी हुई हो तो आपको करना क्या है इस सवाल में, इन तीनों नंबरों का 75, 80 और 135, इन तीनों नंबरों का यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। तो आपको यहाँ पर विशेष तौर पे ये ध्यान देना। उससे क्या होगा, एलसीएम लेने के बाद ये सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग देने पर रहेगी वो हमें मिल जाएगी। तो वो एलसीएम लेके आ जाएगा हमारा 10,800। 10,800 क्या आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जा सकता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर कह रहा है 3 शेष बचे। तो जब इस नंबर पे ये पूरा डिवाइड हो जाएंगे तो 3 शेष बचने के लिए हम इसको 3 बढ़ा देंगे। तो 10,803, 10,803 वो संख्या होगी जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग देने पर हमें 3 शेष बचेगा। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार ये सॉल्व कर देना। सिंपल आपको यहाँ पर एलसीएम ले लेना था। उससे क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड होगी वो हमें मिल जाएगी। और उसके बाद हमें यहाँ पर कह रहा था 3 शेष बचे। अब जब ये नंबर आपको पता है तीनों से डिवाइड हो रहा है तो 3 शेष बचने के लिए आप यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे। जैसे आपने 7 से 7 को डिवाइड किया, फिर आपको कोई कहता है कि 7 से उस संख्या को डिवाइड करो जिसमें 3 शेष बचे। तो आपको पता है 7 से 7 को करोगे तो 0 शेष बचेगा। 3 शेष बचाने के लिए आप इसमें 3 जोड़ दोगे। तो उसी प्रकार आपको 10,800 में यहाँ पर 3 जोड़ देना था। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 99 हमारे पास, हमें ये सीरीज दी गई है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा वो बताना है। तो सीरीज आपकी किस प्रकार चल रही है आपको यहाँ पर दिख रहा है। 16 और 28 के बीच में 12 का गैप है, 28 और 52 के बीच में 24 का गैप है, यानी कि गैप जो है ये डबल होता जा रहा है। तो अब आपके पास यहाँ पर 48 का गैप हो जाएगा और फिर यहाँ पर 96 का, यहाँ से यहाँ तक जाने पे। तो 48 का गैप कैसे होगा, जब 52 में आप इस 48 को जोड़ देंगे वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो 52 + 48 जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100, 100 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट सवाल है, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उसी माह की 21वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा। बेसिक सा सवाल है, आपको कह रहा है किसी माह का तीसरा दिन यानी कि 3 तारीख को मंडे है। अब आपको बोल रहा है उस माह की 21वीं तारीख। 21वीं तारीख कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको 21वीं तारीख निकालनी है उसकी। तो आप 3 में जब 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को भी आपका मंडे आ जाएगा। फिर आप 7 जोड़ेंगे, यहाँ पर आपका 17 आ जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर मंडे हो जाएगा। और फिर जब आप 7 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24, यानी कि 24 तारीख को आपका मंडे हो रहा है। तो 24 से आप एक दिन कम करेंगे 23, फिर एक दिन और कम करेंगे 22 और एक दिन और 21। तो अब आपको क्या करना था, यहाँ पर 3 दिन पीछे चले जाएंगे। तो मंडे से एक दिन पीछे जाएंगे संडे, फिर ये सैटरडे और ये फ्राइडे। 21 तारीख को आपके पास यहाँ पर फ्राइडे आपको मिल जाएगा। अब आपसे जो भी पूछा होगा आप आराम से यहाँ पर बता देंगे। 21 तारीख से 5वां दिन कह रहा है तो आप इस फ्राइडे में 5 दिन जोड़ देंगे। तो आपके पास आ जाएगा सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी कि वो 5वां दिन कौन सा हो जाएगा आपका, वेडनेसडे। ऑप्शन सी, बुधवार हमारा इस सवाल का आंसर हमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।